हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। वैसे तो आज धूप निकली है, तो ठंड तो है पर धूप है आज, पर फिर भी अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपके एग्जाम चल रहे हैं एसएससी जीडी के, वो एग्जाम तो चल ही रहे हैं 10 तारीख से, और जिसका एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिसका एग्जाम हो गया है उसको भी रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक के। जो ये भर्ती है एसएससी जीडी वाली, इसकी जो फाइनल कट ऑफ आएगी उस पीडीएफ में आपका नंबर आ जाए, ठीक है, उसमें आपका नाम हो। यही तो सपना होता है कि जो फाइनल कट ऑफ आ रही है, जो भी हमने एग्जाम दिया है, तो फाइनल कट ऑफ वाली जो पीडीएफ आती है उसमें नाम आ जाए हमारा, ठीक है। यही तो सपना होता है, तो ये सपना आपका पूरा हो, जो भी आपने मेहनत करी है उसका फल आपको जरूर मिले, ठीक है। बट अगर फिर भी नहीं आता है तो निराश नहीं होना है किसी को, क्योंकि 2023 जो साल शुरू हुआ है ना, इसमें बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, तो इस 2023 में बहुत सारी भर्तियां आएंगी। तो अब तैयार रहे इन भर्तियों को भरने के लिए, इनके फॉर्म भरने के लिए, और तैयारी करें अच्छे से, ताकि 2023 जब खत्म हो, ठीक है, जब तक आपके पास नौकरी हो, ठीक है, जब तक आपके पास 1 जनवरी 2024 से पहले आपके पास नौकरी हो, इतनी मेहनत करिए, ठीक है। इस एक साल को पूरी तरह मेहनत करने में ही निकाल दीजिए, सब काम छोड़ दीजिए, बस मेहनत करिए पढ़ने के ऊपर। इस साल के आखिर तक आपके पास नौकरी होगी, जब ये साल खत्म होगा उससे पहले आपके हाथ में नौकरी होगी, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात? आशा है आप पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो है आज के इतिहास की, ठीक है। आज का इतिहास जो ये सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हम क्या करते हैं, आज के इतिहास में कि जो जिस दिन तारीख होती है ना, जो जिस दिन डेट होती है, जैसे आज क्या है, 17 जनवरी है आज, ठीक है। तो 17 जनवरी के इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होंगी, ठीक है, वो सारी घटनाएं डिस्कस करते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी भारत के अंदर हुई हो या भारत से बाहर हुई हो, ऐसी सारी घटनाएं जो है हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो इतिहास में 17 जनवरी को होंगी, आज वो सारी घटना हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले हम बात करेंगे देश के अंदर जो आज के दिन घटना हुई थी 17 जनवरी को, ठीक है। तो पहली घटना क्या है, 17 जनवरी 1601 को, 17 जनवरी 1601 को मुगल बादशाह अकबर ने असीरगढ़ के अभेद किले में प्रवेश किया, ठीक है। यह असीरगढ़ जो है आपका, असीरगढ़ के किले में आज के दिन जो मुगल बादशाह थे अकबर, इन्होंने प्रवेश किया था, है ना, ये उसमें घुस गए, उसमें अंदर गए थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ था कि ये जो आपका असीरगढ़ का किला है ना, असीरगढ़ का जो किला है, ये किसने बनवाया था, ये असा आहिर ने बनवाया था। असा आहिर था जिन्होंने इसको, जिसने इसको बनवाया था, है ना, असीरगढ़ के किले को। ये जो है बहुत बड़ा किला था, ये असीरगढ़ जगह पे आता है, अभी भी आप देखेंगे, आप गूगल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ा किला है ये, ठीक है। और इसमें घुस पाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। इस किले में इसकी जो चारों तरफ बाउंड्रीज है ना, वो इतनी बड़ी है कि इसमें अंदर जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो किला था, इस किले को किसने बनाया सॉरी गाइस, तो इस किले को किसने बनवाया था, असा आहिर ने इस किले को बनवाया था, ठीक है। कब बनवाया था, 15वीं शताब्दी में इस किले को असा आहिर ने बनवाया था, 15वीं शताब्दी में, ठीक है, इस किले को। और इस किले फिर क्या हुआ, जब ये किला बन गया उसके कुछ दिन बाद इस किले पे हमला किया, एक हमला हुआ इसके ऊपर। हमला किसने किया, नासिर शाह ने, है ना, नासिर शाह ने इसके ऊपर हमला किया, ठीक है। और इसको हमला करके इस पे कब्जा कर लिया, ठीक है। जब इस पे कब्जा कर लिया, उसके कुछ दिन बाद इसको जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। क्योंकि पहले तो ये जो जगह थी असीरगढ़, इसके किले, इसके पास जो भी सामान था, वो सब जो है मुगल साम्राज्य के अंदर आता था, है ना। लेकिन जब नासिर शाह ने इसको जीत लिया, है ना, नासिर शाह जो है इसने इसको जीत लिया जब असीरगढ़ के किले को, तो इसको जो है कह दिया कि अब हमारा मुगल साम्राज्य से कोई संबंध नहीं है, अभी हम बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब हम मुगल साम्राज्य से कोई संबंध नहीं रखना चाहते, हम बिल्कुल अलग है, और ना मुगल साम्राज्य को हमें कुछ देना ना उनसे कुछ लेना, ठीक है, ये बोल दिया, है ना। और जो, क्योंकि ये मुगल साम्राज्य के अंदर आता था, तो इसको जो असीरगढ़ के राजा थे उनको मुगल साम्राज्य के जो भी ये थे, जैसे इस टाइम पे अकबर थे, तो मुगल साम्राज्य को इन्हें जो है, ये जो असीरगढ़ के राजा थे, इनको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, पैसे देने पड़ते थे कुछ, है ना, साल दर साल पैसे देना पड़ते थे, ठीक है ना। तो ये जो नासिर शाह है, जब इसने ये बोला कि जी हमारा मुगल साम्राज्य से कोई संबंध नहीं है, हम बिल्कुल स्वतंत्र है, तो इन्होंने पैसे भी देना और टैक्स भी देना बंद कर दिया। जब इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया, पहले इन्होंने, फिर इनके बेटा राजा बने, उन्होंने भी देना बंद, उन्होंने भी नहीं दिया कभी, उन्होंने भी यही बोला हम बिल्कुल अलग है। तो इस बात पे जो अकबर थे, है ना, अकबर की मतलब मुगल की जो सेना थी, मुगलों की जो सेना थी, अकबर उनके राजा थे, इन्होंने असीरगढ़ पे जो है हमला कर दिया, ठीक है। असीरगढ़ पे हमला करके और नासिर शाह को हटा के वहां से, और ये जो किला था ये अपने अंडर ले लिया, ठीक है। ये किला जो है पूरा असीरगढ़ का किला, इसको अपने अंदर ले लिया, ठीक है ना। और अपने अंडर लेने के बाद, है ना,
पहली बार जिस दिन इस किले के अंदर पैर रखा था अकबर ने, वो तारीख क्या थी? 17 जनवरी को 1601 में इस किले के अंदर अकबर ने पहली बार पैर रखा था, ठीक है ना। तो इसको अभेद किला क्यों कहते थे? कि इसको भेद पाना, इसके अंदर घुस पाना बहुत कठिन कार्य था, ठीक है। इसके बाद जब नासिर शाह इसको एक बार जीत गए थे, और अकबर भी जो जीते थे ना, वो ऐसे नहीं जीते थे इस किले को घेर के, इन्होंने उसके आसपास का जितना भी एरिया था ना, ये असीरगढ़ के आसपास का जितना भी एरिया था, वहां पूरा एरिया को कवर कर लिया था, है ना। तो ना अंदर जाने देते किसी को, ना बाहर आने देते थे किसी को। तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, जो अंदर महल था उसके अंदर खाने की कमी पड़ गई, है ना, कुछ भी कहा नहीं, लोग बीमार थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। उसकी वजह से जो है नासिर शाह जो थे, इसको और इसके बेटे को पैर जो घुटने टेकने पड़े, किसके सामने? अकबर के सामने, ठीक है। तो उसके बाद अकबर जो है इसके अंदर गए थे, ठीक है। तो अकबर भी जो है इस किले के अंदर नहीं जा पाए थे, ठीक है। बस इसको हराया था, क्योंकि अकबर ने जो सेना थी उसकी, मुगल सेना, उसने चारों तरफ से इसको घेर दिया था, ठीक है ना। तो 17 जनवरी और 1601 को क्या हुआ था? अकबर जो है ये असीरगढ़ का जो किला था, इसके अंदर पहली बार गए थे। मैंने आपको बता दिया ये असीरगढ़ का किला किसने बनवाया था? ये असीरगढ़ का किला बनवाया था असा आहिर ने, ठीक है। असा आहिर थे, ठीक है, वो भी मुगल साम्राज्य के अंदर आते थे, उन्होंने इस किले को बनवाया था, असीरगढ़ के किले को 15वीं शताब्दी में, ठीक है। उसके बाद नासिर शाह ने आपको असा अहीर को हरा के, और इसका जो ये महल, ये जो आपका महल था, ये अवैध किला जो था असरगढ़ का, इसको अपने अंडर ले लिया, इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ये बोल दिया कि हमारा अकबर से कोई संबंध नहीं है, मुगल साम्राज्य से कोई संबंध नहीं है, इसलिए अकबर ने इस पर हमला करके ये जो महल था ये अपने अंडर दोबारा ले लिया, ठीक है। पहले भी इन्हीं के अंदर आता था, क्योंकि जो असासिर थे वो भी तो अकबर के अंडर ही काम कर रहे थे, तो इसलिए भी पहले भी इनके अंदर ही आता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट जो घटना हुई थी आज के दिन क्या हुई थी? 17 जनवरी 1888 को, 17 जनवरी 1888 को क्या हुआ था? प्रसिद्ध निबंधकारक और साहित्यकार बाबू गुलाब राय का जन्म हुआ था, ठीक है। आज के दिन क्या हुआ था? 17 जनवरी 1888 को जो प्रसिद्ध एक निबंधकार है ना, जो निबंध लिखते हैं। निबंधकार कौन होते हैं? जो निबंध लिखा करते हैं उनको निबंधकार बोलते हैं। साहित्यकार है ना, जो किसी भाषा के ऊपर काम करते हैं। जैसे ये किसकी भाषा के ऊपर काम करते थे? ये हिंदी साहित्य के ऊपर काम कर रहे थे, इंग्लिश में बोले तो हिंदी लिटरेचर के ऊपर ये काम करते थे। कौन? आपके बाबू गुलाब राय। तो जो बाबू गुलाब राय थे, इनका आज के दिन जन्म हुआ था, ठीक है। इनका आज के दिन जन्म हुआ था, ठीक है। इनको किस चीज के लिए जाना जाता है? इन्होंने ऐसा क्या लिखा था जिनके लिए इसको जाना जाता है? इन्होंने सबसे पहली जो सबसे इनकी फेमस चीज हुई थी वो लिखी थी, इन्होंने लिखी थी हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी का इतिहास लिखा था इन्होंने पूरा, है ना। हिंदी साहित्य का जो भी इतिहास था ना, वो पूरा का पूरा इन्होंने लिखा था कि हिंदी जो भाषा है कैसे कैसे संस्कृत से बनी, कैसे कैसे इसने फिर आगे आगे प्रोग्रेस करी, कैसे कैसे चली, सारा कुछ इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य के बारे में, ठीक है ना। तो जो इनकी सबसे फेमस चीज हुई थी, जो सबसे प्रसिद्ध चीज इनकी सबसे पहले हुई थी, जो इनका काम था, वो क्या था कि इन्होंने हिंदी साहित्य की जो इतिहास था उसको सारा कुछ इन्होंने लिखा था, ठीक है। और ये कहां पे काम करते थे? ठीक है, उस टाइम पे राजा महाराजा हुआ करते थे। 88 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके कुछ साल बाद वो काम करने लगे होंगे 90 के आसपास में। तो उस टाइम पे जो आपका छतरपुर था ना, वहां के जो राजा थे, छतरपुर के जो राजा थे, वहां उनके महल में काम करते थे। पहले राजा रखा करते थे ना, जो उनकी कोर्ट होती थी, जो उनका पूरा वो हो जाता था, साम्राज्य होता था, उसके अंदर कुछ लोगों को चुन के रखते थे। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी आज के इतिहास की वीडियो में अकबर का जो बताया था, उसके 9 रत्न होते थे। कोई कहानी लिखता था, कोई गाना गाता था, कोई फाइनेंस मिनिस्टर था, कोई फॉरेन मिनिस्टर था, ऐसे करके। तो ऐसे ही ये जो थे हिंदी के कवि बोल दीजिए, निबंधकार बोल दीजिए, साहित्यकार बोल दीजिए थे, है ना, जो महाराज ऑफ छत्तरगढ़ थे, है ना, जो छत्तरगढ़ के महाराज थे, उनकी कोर्ट में ये काम करते थे, वहां पे रहते थे, ठीक है ना। वहां पे इनकी कोर्ट के ये लेखक थे, ठीक है ना, जो छतरपुर के महाराज थे उनकी कोर्ट के, ठीक है। और इनका जो काम है साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के लिए जो भी इन्होंने सारा काम किया है ना, उसका इतिहास लिखा है, उसको आगे बढ़ाने में, जो मॉडर्न हिंदी साहित्य है, ठीक है ना, उसके ऊपर इनका सारा काम था, ठीक है। हिस्ट्री बताने के बाद इन्होंने मॉडर्न जो हिंदी साहित्य है कैसे कैसे आया, कैसे कैसे बदला, कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है ना, जो कैसे कितना जरूरी है, ये सब करा था, ये सब काम इसके लिए किया। तो इस सारे इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ना, इनके ऊपर जून 2002 में एक जो वो होता है आपका स्टैंप लगती है ना, आपकी जो पोस्टल स्टैंप्स होती हैं, है ना, ऐसी जो 5 रुपए वाली जो स्टैंप आती है, उनपे इनका फोटो लगा के 2002 में जून 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था, ठीक है। इनको इनकी याद में उसको इशू किया गया था जून 2022 में, ठीक है।
इसको इशू किया गया था। ठीक है, तो इनका कंट्रीब्यूशन अच्छा ही होगा जब इनके ऊपर एक स्टैंप पूरा इशू किया गया है। स्टैंप की तो बहुत ज्यादा अहमियत होती है ना, आप कोर्ट में भी जा रहे हो, आपको उसमें भी स्टैंप्स लगानी पड़ती हैं, और जो पहले लेटर वगैरह भेजते थे हम पोस्टल सर्विस के थ्रू, उसमें सब में वो लगी हुई होती थी स्टैंप। ठीक है, स्टैंप की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। तो जो स्टैंप थी, 5 रुपए वाली एक स्टैंप थी, उनके ऊपर इनका फोटो लगा के उसको निकाला गया था, उसको रिलीज किया गया था। ठीक है, तो जन्म तो इनका हो गया 17 जनवरी 1888। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1888 में जन्म और 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है आपका 17 जनवरी 1923। 17 जनवरी 1923 1923 1923 17 जनवरी 1923 को क्या हुआ था? हिंदी साहित्यकार राज्य राघव का जन्म हुआ है ना। तो ये जो आपके राज्य राघव है ना, इनका जन्म हुआ था आज के दिन 17 जनवरी को 1923 को। ठीक है, तो ये भी हिंदी साहित्यकार थे। ठीक है, जैसे जो मैंने ऊपर आपको बताए है ना, जो ये बाबू गुलाब राय हैं, ये भी हिंदी साहित्यकार हैं। और जो नीचे आपको बताए हैं मैंने, ये राघव जी, ये जो राघव जी हैं, राग राय राघव जी जो हैं, ये भी आपके वो हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने भी हिंदी भाषा के ऊपर ही काम किया है। जो नीचे आपके हैं राघव जी जो, इन्होंने भी पूरे हिंदी भाषा के ऊपर ही काम किया है, हिंदी साहित्य के ऊपर काम किया है। तो ये इनका जो जन्म है, मैंने कहा बताया 17 जनवरी 1923 को हुआ था। इनका जन्म आगरा में हुआ था। आगरा कहाँ पे पड़ता है? सब जानते हैं, आगरा यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो आगरा में इनका जन्म हुआ था, है ना, 1923 में, 17 जनवरी 1923 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने बहुत फेमस नोवेल लिखी है। ठीक है ना, बहुत फेमस नोवेल लिखी है। तो इनकी बहुत फेमस नोवेल है जिसका नाम है कब तक पुकारें। जिसका नाम है कब तक पुकारें। ये जो इनकी नोवेल है कब तक पुकारें, इस नोवेल के ऊपर ना एक सीरियल भी बना है। सीरियल बनते हैं ना, एक टेलीविजन सीरियल भी बना है, दूरदर्शन पे आता था पहले वो। ठीक है, तो ये जो इनकी नोवेल है कब तक पुकारें, इसके ऊपर एक सीरियल भी बना है। और ये जो नोवेल है इनकी, ये 1957 में आई थी। कब तक पुकारे नाम की जो इनकी नोवेल है 1957 में आई थी। ठीक है, और इसके ऊपर एक सीरियल भी बना था दूरदर्शन पे इसी नाम से, कब तक पुकारे। इस सीरियल में ऐसा था, ये जो सीरियल था या फिर ये जो नोवेल थी, इसमें क्या था, 2 समूह दिखाए गए अलग अलग, उनके बीच में लड़ाई चलती थी। ठीक है, 2 अलग अलग कैटेगरी थी, मतलब कैटेगरी के लोग थे, उनके बीच में लड़ाई थी। उसको लेके पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ऐसे करके आगे बढ़ाया गया था। ऐसा इस नोवेल में था। ठीक है, और इसी के ऊपर ये टेलीविजन सीरीज जो नाटक बना था, इसी के ऊपर बना था। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा था फेमस चीज, इन्होंने एक और किताब लिखी थी, एक और नोवेल लिखी थी जिसका नाम था मुर्दों का टीला, है ना। जो मुर्दों का टीला था वो 1948 में इन्होंने लिखी थी। ये भी इनकी बहुत फेमस किताब है, मुर्दों का टीला, है ना। मुर्दों का टीला जो है, ये इन्होंने किस चीज के ऊपर लिखी थी, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में एक शहर है ना, मोहनजोदारो, है ना, उस मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है, मुर्दों का टीला, वो उसका मतलब भी यही होता है। तो उसी के ऊपर ही जो किताब लिखी थी, जो नोवेल लिखा था इन्होंने 1948 में, ये मोहनजोदारो के ऊपर ही लिखा था। मोहनजोदारो किसमें आता है आपका, जब आप पढ़ेंगे ना इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल दीजिए, या तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे बड़ा शहर कौन सा माना जाता है, सबसे बड़ा शहर माना जाता है मोहनजोदारो। उसी के ऊपर ये किताब थी मुर्दों का टीला। ठीक है, उसमें क्या लिखा गया था किताब में, मोहनजोदारो के बारे में बताया गया था। उसके आसपास जो शहर थे, जैसे हड़प्पा और ये सब जितने भी शहर जो है आपके, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ढूंढे गए, उनके बारे में उन्होंने लिखा था। जब तक जितने ढूंढे गए थे उनमें क्या क्या चीज मिल रही है, आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया कब कब ढूंढ रहा है, क्या क्या पुरानी चीजें मिल रही है, उनसे क्या क्या पता चल रहा है। उसमें किताब में ऐसा सब कुछ लिखा हुआ था कि उस समय का जीवन कैसा होगा, अब कितना बदल गया है, ऐसे करके सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, फिर इन्होंने कई सारे प्ले भी लिखे हैं। ठीक है, जैसे रामानुजन एक नाम का प्ले लिखा है इन्होंने रामानुज नाम से इन्होंने प्ले लिखा है। रामानुज जानते हैं रामानुजन कौन है, एक जो है मैथ के बहुत बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, है ना। मैथ के सेक्टर में, मैथ जो सब्जेक्ट होता है ना आपका गणित, उसके उनमें उस सब्जेक्ट में इनका बहुत बड़ा नाम है। भारत के बहुत बड़े जो है मैथमेटिशियन थे। ठीक है, कौन, रामानुज। तो इनके ऊपर एक पूरा प्ले लिखा है इन्होंने, रामानुज की पूरे जीवन की कहानी इसमें दिखाई है। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने प्ले लिखे हैं बहुत सारे। ठीक है, मैंने आपको इनकी 3 किताबों का नाम बताया। पहली क्या बताई, कब तक पुकारें, जिसके ऊपर एक सीरियल, जिसके ऊपर एक नाटक भी बना है दूरदर्शन के ऊपर। दूसरा मैंने बताया मृतकों का टीला, है ना, या मुर्दों का टीला, जिसका 1948 में इन्होंने लिखा था। किसके ऊपर लिखा था, तो मोहनजोदारो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में शहर आता है, उसके ऊपर लिखा था। और फिर मैंने इनका एक नाटक बता दिया, किसका, कौन सा नाटक, रामानुज। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है आपका 17 जनवरी 1941, है ना।
17 जनवरी 1941 को क्या हुआ, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से जर्मनी के लिए रवाना हुए। ठीक है, तो जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं, सबने इनका नाम सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस जी का। ये जो है कलकत्ता से जर्मनी के लिए जो है आज के दिन रवाना हुए थे। कब? 17 जनवरी 1941 को। अब ये रवाना क्यों हुए थे, जर्मनी क्यों गए थे, कलकत्ता से या भारत से जर्मनी क्यों गए थे? ये जो है एक फौज बना रहे थे जिसका नाम आपने सबने सुना होगा, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इन्होंने एक फौज बनाई थी ना अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो उस फौज को बनाने के लिए, उस फौज के बारे में जानने के लिए, मतलब समझने के लिए कैसे कैसे काम करना है, ये गए थे जर्मनी, है ना। जर्मनी ये गए थे, वहां से फिर जापान गए थे, फिर वहां से जर्मनी गए थे। क्यों गए थे ऐसे? वो इसलिए गए थे क्योंकि जो हमारे ऊपर राज कौन कर रहा था, अंग्रेज कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था 1941 में। ठीक है, जो 1941 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 बोलते हैं जिसको, है ना। और इसमें जो जर्मनी है तुम्हारा, आपकी जो नाजी जर्मनी है, हिटलर वाली जर्मनी, और जो जापान है, ये जो है उनके अपोजिट लड़ रहे थे। किसके? ये जो आपकी जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज होती है ना, ठीक है, जो पश्चिमी विचारधारा वाली कंट्री है, जैसे यूएसए, यूके, है ना, यूरोप की और कंट्री, फ्रांस वगैरह, ये सब जो है इनके खिलाफ लड़ रहे थे, जर्मनी और जापान। ठीक है, और जो हमारे ऊपर राज कौन कर रहा था, हमारे ऊपर भी राज अंग्रेजी कर रहे थे, वो भी इनके अपोजिट लड़ रहे थे, अंग्रेजों के अपोजिट। तो जो हमारी है सुभाष चंद्र बोस हैं, ये इसलिए गए थे जर्मनी में, ताकि एक तो सीख सके कैसे कैसे आर्मी हमको बनानी है, क्या 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 जरूरत है, और दूसरा अंग्रेजों के ऊपर दबाव बने कि भारत के लोग जो है वो जर्मनी की तरफ जा रहे हैं, तो इस वजह से वो हमको छोड़ दें, या तो हम पे अत्याचार कम करें, या फिर जो भी करें, है ना, मतलब कुल मिला के हमको छोड़ दें। इस वजह से ये गए थे यहाँ पे जर्मनी में। ठीक है ना, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आज के इतिहास में? 17 जनवरी 1945, है ना, 1945 को हिंदी फिल्मों के गीतकार एवं पटकथा लेखक जावेद अख्तर का जन्म हुआ, है ना। जावेद अख्तर का जन्म हुआ था कब? 17 जनवरी 1945 को। ठीक है, जावेद अख्तर का नाम आप सबने सुना होगा। ये बहुत सारे गीत लिखते हैं, बहुत सारे इन्होंने गाने लिखे हुए हैं, बहुत सारी कहानियां लिखते हैं। ठीक है, जो जावेद अख्तर जी हैं, इनकी कहानियां अगर मैं आपको बताऊं, एक मूवी है यादों की बारात, आपने देखी होगी। उस मूवी, वो जो फिल्म है उसमें वो इन्होंने लिखी है। एक मूवी है आपकी सीता और गीता, हेमा मालिनी की मूवी है, डबल रोल है हेमा मालिनी का, उसमें वो भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? आपके जावेद अख्तर ने। इनके बेटा जो है आपका, वो भी आजकल फिल्मों में आता है, जिसका नाम है फरहान अख्तर। वो तो आपने देखा ही होगा, है ना, फरहान अख्तर। ये फरहान अख्तर के पिताजी हैं, जावेद अख्तर। ठीक है, ठीक है। और इनकी कोई मूवी बताऊं मैं आपको? और इनकी मूवी जंजीर, है ना, जंजीर एक मूवी है आपकी अमिताभ बच्चन की, वो भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत सारी किताब वो लिखी है, मूवीज लिखी है। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा जो हिंदी फिल्म, जो आपका हिंदी फिल्म सिनेमा है ना, उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, या तो आप बॉलीवुड कह लो या हिंदी फिल्म सिनेमा कह लो। ठीक है, इन्होंने कई कन्नड़ मूवी भी लिखी है ना, कई कन्नड़ मूवी के गाने भी लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो इनका ये जो कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए इनको 5 बार जो है नेशनल अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, इनकी कई सारी मूवियों के लिए, मतलब इन्हें 5 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए, जो इन्होंने मूवी लिखी है वो सब। ठीक है, इनको एक बार पद्म भूषण भी मिला हुआ है। ठीक है, पद्म भूषण इनको 1999 में मिला था। ठीक है, जो नहीं सॉरी पद्म भूषण नहीं, पद्माश्री इनको 1999 में मिला था। ठीक है, ये 3 होते हैं ना, पद्म भूषण सबसे ऊंचा, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। तो सबसे पहले इनको 1999 में 1999 में क्या मिला? पद्मश्री। ठीक है, जो पद्मश्री होता है सबसे नीचे वाला, है ना, उसके ऊपर होता है पद्म विभूषण, उसके ऊपर होता है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, सबसे नीचे पद्मश्री। तो इनको पहले सबसे पद्मश्री मिला कब? 1999 में पद्मश्री मिला इनको, और फिर 2007 में पद्म विभूषण मिला, उसके ऊपर वाला, सॉरी पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण मिला। ठीक है, सबसे पहले इनको 1999 में कौन सा मिला? पद्मश्री, और उसके ऊपर जो होता है पद्म भूषण, वो मिला इनको 2007 में। पद्म विभूषण अभी नहीं मिला इनको। ठीक है, तो इनको ये 2 अवार्ड मिले हैं, है ना। इन अवार्ड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। 5 बार इनको नेशनल अवार्ड भी मिला है फिल्मों के लिए। ठीक है, और ये जो है राज्यसभा से एमपी भी रह चुके हैं। ठीक है, राज्यसभा में जो चुने जाते हैं उनमें एमपी जो होते हैं राज्यसभा के, उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं ना जिनको उनकी कला के ऊपर आपके जो राष्ट्रपति होते हैं वो चुनते हैं। ये कला के उस पर चुने गए थे राष्ट्रपति। ठीक है, कब चुने गए थे? ये 2010 में चुने गए थे। ये 2010 में चुने गए थे और 2016 तक। ठीक है, 10 से 16 तक, इसमें 6 साल, 10 से 16 तक। ठीक है, तो इसमें 6 साल के लिए रहते हैं ना राज्यसभा में, जो भी एमपी चुना गया 6 साल के लिए चुनते हैं, और हर 2 साल में 1/3 करके निकलते रहते हैं। ठीक है, तो 6 साल के लिए चुने गए थे ये 2010 से 16 तक। ठीक है,
उसके बाद और इनके बारे में मैंने इनका आपको मूवीज के नाम बता दिए है ना, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, इनका जन्म हुआ था ये यहाँ पर अभी, और मृत्यु इनकी अभी तक हुई नहीं, अभी तो ये जिंदा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो एक बार ये सारी जो देश की घटनाएं एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो पहली है आपकी 1601, 17 जनवरी 1601 में जो अकबर जो है ये असीरगढ़ के किले में घुस गए थे, है ना। क्यों घुसे थे? क्योंकि जो नासिर शाह था इन्होंने अकबर को अपना राजा मानने से मना कर दिया था, तो इसको हटा के और खुद वहां पे इस महल को अपने अंदर इन्होंने ले लिया था, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है 17 जनवरी 1888 को प्रसिद्ध जो निबंध कारक है ना, या तो साहित्य कारक बोल दो, है ना, इन्होंने क्या किया था, इनका जन्म हुआ था। कौन है वो? बाबू गुलाब राय का जन्म हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए बहुत काम किया, ठीक है, बहुत सारा काम इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए किया है। और जो है इन्होंने किताब लिखी थी हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें इन्होंने पूरा इतिहास बताया था कि हिंदी जो भाषा है कैसे कैसे बनी, फिर कैसे कैसे चली आगे, सारा कुछ उन्होंने उसमें बताया था, ठीक है। इनका जो मृत्यु हुई थी, इनकी कब हुई थी? 1963 में, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। फिर नेक्स्ट चलते हैं 17 जनवरी 1923 को एक और हिंदी साहित्यकार है ना, रागाए राघव जो है, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने तो इनकी बहुत सारी नोवेल थी जो इन्होंने लिखी थी, उनके ऊपर कई सारे ऊपर नाटक भी बने थे, ठीक है। एक दूरदर्शन पे नाटक बना था, जो इनकी किताब थी, जो इनकी नोवेल थी कब तक पुकारे, उसके ऊपर दूरदर्शन पे एक नाटक बना था, ठीक है ना। फिर इनकी और किताबों के बारे में हमने बात की। दूसरी किताब के बारे में क्या करी? एक करी जो आपकी मृतकों का टीला होता है ना, उसकी वो किताब थी एक, जो मोहनजोदारो इसके ऊपर इन्होंने लिखी थी, वो बहुत फेमस हुई थी। इन्होंने एक प्ले लिखा था रामानुज, वो वाला प्ले बहुत फेमस हुआ था इनका, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये शायद मैंने नहीं बताया आपको, इनकी मृत्यु 1962 में हो गई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, इनकी मृत्यु यंग एज में ये मर गए थे, क्योंकि 1923 में जन्म हुआ, 1963 में इनकी 62 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म आगरा यूपी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि 17 जनवरी 1941 को स्वतंत्रता सेनानी जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, वो कलकत्ता से जर्मनी के लिए गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि एक तो अंग्रेजों को ये बताना चाहते थे कि आप जिसके खिलाफ लड़ रहे हो हम उसका साथ दे रहे हैं, और दूसरा ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी इसको बनाना चाहते थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, इसलिए यहाँ पे गए थे, जर्मनी और जापान के पास गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी 17 जनवरी 1945 को क्या हुआ था? हिंदी फिल्म में जो गीतकार हैं और एक पटकथा लिखते हैं, मतलब कहानियां लिखते हैं, हिंदी कहानी जो जिनके ऊपर फिल्में बनती है, जावेद अख्तर, इनका जन्म हुआ था आज के दिन, है ना। इनके बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया? इनके बारे में मैंने आपको बताया इनको 5 जो है वो नेशनल फिल्म के अवार्ड मिल चुके हैं। 1999 में इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था, 2007 में इनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला है, ठीक है। इनकी कई सारी मूवी है जिनके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, नेशनल अवार्ड वगैरह मिल चुके हैं, ठीक है। तो इनकी कुछ मूवी मैं आपको बताऊं, जैसे सीता गीता, यादों की बारात, जंजीर, ये इनकी बहुत सारी कुछ फेमस मूवी है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, कि जो विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ते हैं, ठीक है। विदेश में जो महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन हुई थी 17 जनवरी को, पहली है 17 जनवरी 1946, ठीक है। 17 जनवरी 1946 को क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी सुरक्षा परिषद जो है उसकी पहले बैठक हुई थी आज के दिन। कब? 17 जनवरी 1946 को, ठीक है, 1946 को, ठीक है। 17 जनवरी 1946 को जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसकी मीटिंग हुई थी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं इसको, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। इसकी आज के दिन पहली बैठक हुई थी, ठीक है ना। तो ये अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, थोड़ा सा बता देता हूं, मैं आइडिया देता हूं आपको, वरना जो बाकी जो इसके बारे में पूरी डिटेल है, वो जो हमारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमारी एक पूरी वीडियो चल रही है, जो हमारी पूरी वो चल रही है, पूरी वीडियो चल रही है, उसमें मैं आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इसकी और जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन सब के बारे में धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आगे बताऊंगा, अभी इनके बारे में भी मैंने यूएन का टॉपिक जो है यूनाइटेड नेशन का भी स्टार्ट नहीं किया। जब यूएन का स्टार्ट होगा टॉपिक, पहले यूएन के बारे में बताया जाएगा, फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फिर यूएनजीए मतलब जनरल असेंबली, और ऐसे करके सबकी जितनी इसकी बॉडी है सबके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, या फिर सुरक्षा परिषद जो है, इसमें क्या होता है? इसमें जो है टोटल 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। 15 इसके सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। 5 जो होते हैं वो तो स्थायी सदस्य होते हैं, और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। तो जो ये 5 हैं, है ना, ये वो 5 देश हैं जो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, क्योंकि ये दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद इसको बनाया गया था, ठीक है। तो जो 5 देश दूसरे विश्व युद्ध में जीते थे, उन 5 ने, बस चाइना को छोड़ के, चाइना को बाद में मिली है, बाकी जो 4 हैं उन्होंने जो है इसकी स्थायी जो सीट है वो ले ली थी, ठीक है। कौन कौन से देश हैं जिनके पास स्थायी सीट है?
तो वो देश है आपके यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया। ठीक है, पहले यूएसएसआर के पास थी और यूएसएसआर जब टूट गया 1991 में तो ये रशिया के पास चली गई सीट। ठीक है, और अगला चाइना, चाइना को बाद में मिली थी, है ना, चाइना इसका पार्ट नहीं था। जो वर्ल्ड वॉर द्वितीय हुई थी, मतलब चाइना के ऊपर हमला हुआ था, लेकिन वो किसने किया था, जापान ने किया था। लेकिन चाइना जो है इसमें डायरेक्टली नहीं लड़ रहा था, क्योंकि चाइना उस टाइम पे बहुत कमजोर देश था, इतना ताकतवर देश था नहीं। ठीक है, तो ये जो है आपके ये 5 देश जो है इनके पास क्या है, इसकी परमानेंट सीट है, मतलब स्थायी सीट है। ठीक है, हमेशा जब से बना है, ये कब बना था, ये 1945 को बना था। 46 में इसका पहला सेशन हुआ है, 1945 में ये बनाया गया था। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 2 जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तो इसको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, ताकि आगे ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर या कोई विश्व युद्ध होना। ठीक है, तो ये जो है उसको रुकवाने में उसको रुकवाने की पूरी कोशिश करें और ऐसा होना। ठीक है, इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जब हमारा पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था ना, जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी लीग ऑफ नेशंस के नाम से। ठीक है, लीग ऑफ नेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ठीक है, पर जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद बनाई गई थी कि जो दोबारा है ऐसा कोई विश्व युद्ध होना, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध ये रोकने में कामयाबी नहीं हुई। ठीक है, जब विश्व युद्ध दूसरा खत्म हो गया तो इसको हटा के, लीग ऑफ नेशन को हटा के, और ये संयुक्त राष्ट्र आपका बना दिया है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और इसके बाद अभी तक तो कोई युद्ध हुआ नहीं है विश्व। ठीक है, तो इसको खाली जो विश्व युद्ध आगे ऐसा कोई होना, शांति बनी रहे पूरी दुनिया में, इस वजह से इसको बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र को, है ना। तो जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है या फिर इसकी सुरक्षा परिषद है, मैंने आपको बताया इसमें 15 मेंबर होते हैं। 5 तो ये परमानेंट मेंबर होते हैं जो हमेशा इसके मेंबर है। कौन कौन से हैं 5 इसके, कौन कौन से मेंबर मैंने आपको बताए, मैंने आपको बताए, यहाँ बता देता हूँ, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। ठीक है, ये 5 इसके परमानेंट मेंबर है ना। जो स्थायी मेंबर होते हैं, जो हमेशा इसके मेंबर है, और अस्थायी मेंबर जो टेम्परेरी मेंबर होते हैं, है ना, वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। एक मेंबर को 2 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, वो 10 मेंबर होते हैं। ठीक है ना, और उनको वोटिंग होती है हर 2 साल बाद, है ना, कि उनको 2 साल के लिए चुन लिया जाता है। ठीक है, फिर उनके 2 साल होने के बाद दोबारा वोटिंग होती है, उनको एरिया के हिसाब से चुना जाता है। ठीक है, जैसे हमारा जो एरिया जहाँ पे इंडिया आता है वो कौन सा एरिया है, वो है आपका साउथ एशिया एरिया। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग एरिया से इनको चुना जाता है, जो 10 मेंबर होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग एरिया में यूएन ने बांट रखा है, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने, और उस हिसाब से एक एरिया से 1 या 2 मेंबर चुने जाते हैं हिसाब से। ठीक है ना, देख के। ठीक है, तो जो सुरक्षा परिषद है इसकी आज के दिन पहली मीटिंग हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ था आज के दिन घटना, 17 जनवरी 1979। ठीक है, 17 जनवरी 1979 को क्या हुआ था, सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, सोवियत संघ क्या है, मैंने अभी आपको बताया, जो रशिया है आपका, पहले ही यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। यूएसएसआर मतलब जो आपका सोवियत संघ है ना, सोवियत संघ वो जो है आपका, वो उसको ही बोलते हैं यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर को ही बोलते हैं सोवियत संघ, है ना। ये टूटा कब था, मैंने आपको बताया 1991 में, ये 14-15 कंट्रीज में टूट गया था। ठीक है, रशिया उसी में से निकल के आया है। ठीक है ना, रशिया उसी में से निकल के आया है। ठीक है, इसी के आगे जो बना है वो रशिया बन गया है, और बाकी जो आपके यूक्रेन और जो सेंट्रल एशिया के देश है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये सब जो देश हैं, है ना, ऊपर बेलारूस वगैरह, पोलैंड वगैरह, ये सब इसी में से बने, आर्मेनिया, अजरबैजान। ठीक है, ये सब यूएसएसआर को टूटने के बाद ही बने। ठीक है, तो जो सोवियत संघ है, क्योंकि अभी तो हम 79 पे ही हैं, तो अभी तक तो ये टूटा नहीं है। टूटा कब था, 91 में, तो अभी हम 79 में ही हैं, तो अभी टूटा नहीं है ना, अभी हम 79 पे ही तो हैं, ये 79 पे, और टूटा कब है, 91 में, है ना। तो अभी टूटा नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ पे संयुक्त संघ बोला जा रहा है, सोवियत संघ बोला जा रहा है ना, सोवियत यूनियन या सोवियत संघ बोला जा रहा है, यूएसएसआर बोल दीजिए, है ना, जो आपको नाम ठीक लगे वो बोल दीजिए, है ना। सोवियत संघ जो है, तो इसने क्या किया था, आज के दिन ना परमाणु परीक्षण किए थे। ऐसा नहीं था, ये इसका पहला परमाणु परीक्षण नहीं था, मैं ये नहीं बोल रहा पहला परमाणु परीक्षण था, मैंने कहा कि परमाणु परीक्षण किए थे, है ना। पहले जो है वो बहुत पहले कर चुका था पहला वाला तो, लेकिन जो परमाणु परीक्षण किया था आज के दिन इसने, ठीक है, इसने क्या किया था, इसने एक सीरीज चलाई हुई थी। कैसे सीरीज थी कि जब रशिया, है ना, रशिया या बोल दो सोवियत संघ जो है, और आपका यूएस जो है, इन दोनों के बीच में वो चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रही थी ना। कोल्ड वॉर कौन सी वार होती है, जब वर्ल्ड वॉर 2 दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ ना, तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ये दोनों ही देश, आपका सोवियत संघ और यूएस से, दोनों ही बहुत अच्छी तरह से ऊपर उभरे, है ना, बहुत अच्छी पावर की तरह से ऊपर उभरे। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई कि कौन ज्यादा ताकतवर है, किसकी चलेगी दुनिया में, ऐसा करके चली इनके बीच में लड़ाई। तो जो ये लड़ाई हुई थी ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में या दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, ये दोनों आपस में कभी नहीं लड़े, है ना। लेकिन मान लो किसी और देश में लड़ाई हो रही है, वहां पे जाके इन दोनों ने खूब वो किया कि जिसको एक सपोर्ट कर रहा है, जैसे 2 लोग दूसरे देश में लड़ रहे हैं, तो एक को रशिया सपोर्ट कर देता था, या फिर आपका सोवियत संघ, और एक को यूएस सपोर्ट कर देता है। ऐसे इनडायरेक्टली खूब
लड़े है ना, लेकिन डायरेक्टली कभी नहीं लड़े, इसलिए इसको कोल्ड वॉर बोला जाता है ना। एक दूसरे के बिजनेस को तबाह करने की कोशिश करना, एक दूसरे को वैसे परेशान करना, ऐसे इन्होंने खूब किया है, ठीक है। तो ऐसी बार होती है जिसमें कोई डायरेक्ट वेपन, कोई भी बंदूक गोली वगैरह इस्तेमाल नहीं होता, इसको कोल्ड वॉर कह देते हैं। तो इस टाइम पे इनकी कोल्ड वॉर तो चली रही थी। कोल्ड वॉर कब खत्म हुई? जब यूएसएसआर जो है आपका सोवियत संघ 1991 में टूट गया था। हालांकि लड़ाई इनके बीच में अब भी चल रही है, रशिया और यूएस के बीच में, लेकिन अब जो है रशिया आपका इतना ताकतवर नहीं रहा जितना यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है। तो 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुई थी, ठीक है ना। तो ये जिस समय पे तो कोल्ड वॉर चल रही थी 79 में, क्योंकि 91 में खत्म हुई है जब यूएसएसआर टूट गया है ना, सोवियत संघ टूट गया है। तो 79 में जो है ये जो चल रही थी आपकी कोल्ड वॉर चल रही थी, इसके दौरान ये दोनों एक दूसरे को दिखाती थी कि हम इतने ताकतवर हैं, हम इतने ताकतवर हैं। तो ये क्या, इसने क्या शुरू किया था, सोवियत संघ ने हर बार ये एक महीना कोई भी चुन लेती थी, है ना, एक साल का, है ना, और उसमें क्या करती थी, लगातार बहुत सारे परमाणु परीक्षण करती थी। तो ये जो 17 जनवरी वाला परमाणु परीक्षण इसने शुरू किया था ना, जो जनवरी में किया था 1979 में, इसमें इसने 31 जो है एक साथ 31 जो परीक्षण किए थे, है ना। जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, जो आपके परमाणु परीक्षण, परमाणु जो बॉम्ब होते हैं, उनके एक साथ 31 परमाणु बम का परीक्षण किया था, ठीक है ना, इसने एक एक करके धीरे धीरे, ठीक है ना। तो जो परीक्षण शुरू हुए थे वो 17 जनवरी से शुरू हुए थे, कब? जो 1979 में हुए थे। इसने 1978 में भी किया था, है ना, और इसने 1980 में भी किया था। कई साल इसने लगातार ऐसा किया था, दिखाने के लिए कि हमारे पास है न्यूक्लियर बॉम्ब, हमारे पास है परमाणु बम, हमारे पास है, हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम यूएसए से ज्यादा ताकतवर है, अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है, ये सब दिखाने के लिए। उधर से अमेरिका भी ऐसे सब कुछ करता था, ठीक है ना। तो ये इस वजह से हो रहे थे इस टाइम, ठीक है। तो एक बार आप बोर्ड देख लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना इसका। और मैंने इसीलिए आपको सारी बैकग्राउंड स्टोरी बताई है, जो भी न्यूज मैंने यहाँ पे कवर कर रही है, जो भी घटना कवर करी है, आपको बैकग्राउंड स्टोरी इसलिए बताई है ताकि आपको सारी की सारी जो उस टाइम पे स्थिति थी उसके हिसाब से सब समझ में आए। अगर मैं आपको डायरेक्ट ही कह देता कि जी आज के दिन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था, अब ये ना तो इसमें ये लिखना पहला किया था, आखिरी किया था, कौन सा किया था, कौन सा नहीं किया था, किस लिए किया था, ऐसा कुछ इसमें लिख नहीं रहा, ठीक है। तो इसीलिए मैं किसी भी जो घटना होती है उसकी बैकग्राउंड स्टोरी सारी कुछ बता देता हूँ। उसके पहले क्या हुआ था, किस लिए क्या परिस्थिति बनी थी, इसके बाद क्या हुआ था, जब उन्होंने ऐसी घटना हो गई इसके बाद क्या हुआ था, ऐसे सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? ताकि आपको जो पूरी बैकग्राउंड स्टोरी है, पूरी कहानी की तरह आपको पूरी न्यूज समझ में आ जाए, ठीक है। जब एक कहानी की तरह हम न्यूज सुनते हैं तो हमको अच्छे से याद रह जाती है, ठीक है। हमको तो काम यही है हमारा कि हमको याद रह जाए, ठीक है। याद रहेगी जब भी तो हमारा इसका कोई फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। पढ़ लिया हमने और भूल गए तो क्या फायदा है, ठीक है। तो याद रह जाए, इसीलिए मैं पूरी आपको स्टोरी की तरह, पूरी कहानी की तरह इसको बताता हूँ, ठीक है। तो आशा है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, है ना। और जो भी आपने नोट्स तैयार किए हैं ना, आप जो नोट्स तैयार करें हमेशा जो है कॉपी पेंसिल से अगर कर रहे हैं, पेन तो कॉपी के ऊपर लिख के करें अपने हाथों से, वरना अगर लैपटॉप वगैरह टैब वगैरह पे कर रहे हैं तो नोटपैड वगैरह में तो उसे भी लिख के करें, अपनी लैंग्वेज में करें, ठीक है। इस पे ध्यान ना दें। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने पढ़ लिया, आपकी सब समझ में आ गया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मैं बहुत सारी चीजें ऐसे लिखता हूँ कि जो मेरी समझ में आती है, बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म ऐसी लिखता हूँ, ठीक है। अब अभी मैं जब लिख रहा हूँ जब तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है, लेकिन बाद में ना रहे आपको याद, है ना, क्योंकि वो मैंने अपने हिसाब से लिखी है ना, अपने कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से लिखी है। तो आप भी जब नोट्स बनाए तो अपने कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से बनाइए, ताकि वो आपकी समझ में आए। आपको बांटने थोड़ी है, किसी को देने थोड़ी है। अब आपका काम क्या है कि आपकी समझ में आए, ठीक है ना। तो जब आप रिवाइज करें आपकी समझ में आए जल्दी जल्दी, थोड़ा छोटा वो लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म वगैरह में तो छोटे नोट्स रहेंगे, तो आप डरेंगे भी नहीं बाद में कि जी इतने लंबे नोट्स हैं, इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी पूरी कॉपी से पूरी किताब ही बन गई है, ऐसा भी नहीं होगा। तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं अच्छे से। और आपको रिवाइज करते समय किसी में प्रॉब्लम है तो ये वीडियो मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे हमेशा आपको मिलेगी। आप कभी भी जाकर उस पर इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना, और समझ सकते हैं। और अगर आपको अभी आज ही कुछ समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए। आपको जब भी समझ नहीं आता है तो आप सीधे कमेंट करिए, ठीक है, जो कमेंट सेक्शन में। और कल जो ये आज के इतिहास की जो 18 जनवरी की वीडियो में लेके आऊंगा कल, उसमें उस वीडियो को शुरू करने से पहले, उसको बताने से पहले, सबसे पहले मैं आपकी जो परेशानी है उसी को खत्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जब भी समझ नहीं आता आप दोबारा कमेंट करिए कल वाली वीडियो में, फिर मैं समझाऊंगा उससे नेक्स्ट वाली में। जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक कमेंट आप करिए बिना झिझक के, और मेरा काम समझाने का, मैं आपको समझाऊंगा। ये जो चीज है हमारे सारे सब्जेक्ट के साथ है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं। आपको किसी में भी, आप हम रीजनिंग की क्लास चला रहे हैं, मैथ की चला रहे हैं, और आपकी करंट अपडेट्स की क्लास चला रहे हैं, करंट अफेयर्स की ये क्लास चल रही है, आपकी आज के इतिहास की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाली हमारी क्लास चल रही है ना। और भी नई नई क्लासें आएंगी, और क्लास आने वाली है जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी ये सब्जेक्ट हैं, इन सबके ऊपर हमारी जो है वो आएंगी, क्लासेस आएंगी। आपको जहां भी परेशानी लगती है, इंग्लिश के ऊपर किताब क्लास आएंगी, हिंदी के ऊपर भी अभी शुरू हो जाएंगी अगले 1-2 हफ्ते में, है ना। इस महीने के मतलब अगले महीने तक स्टार्ट होने तक ये सारी क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम अच्छे से अच्छे टीचर जो हमने कई सारे शॉर्टलिस्ट भी कर लिए हैं और कई सारे अभी कर रहे हैं, तो हम और अच्छे टीचर लाने की कोशिश करें। उसके लिए हमको थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को
जो सब्सक्राइब करके और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देख के, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको दिखा के, है ना, उनको पसंद आए तो वो भी अपने दोस्त और फ्रेंड्स वगैरह और जो भी उनके रिलेटिव्स हैं उनको भेजे, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई परेशानी है तो सीधा कमेंट सेक्शन में करिए, किसी भी वीडियो में किसी भी सब्जेक्ट में हम आपको उसको समझाएंगे। सबसे पहले जो भी हमारे टीचर है सबसे पहले आपको समझाएंगे, उसके बाद वो टॉपिक शुरू किया जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आशा है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें सबके साथ और हमको ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर आपसे कल आज के इतिहास की वीडियो में। धन्यवाद।